नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं डॉक्टर देवांगी जोगल। मित्रों, श्री कृष्ण भगवान ने गीता में एक सुंदर श्लोक कहा है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यानी आहार विहार की उचितता, शरीर से जुड़े, बोलने से जुड़े और मन से जुड़े कामों की सही आदतें और सोने जागने की नियमितता, इन तीनों से दुखों और रोगों का नाश होता है। यानी तीनों के पालन से स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। हमारी लाइफस्टाइल ही हमारे ज़्यादातर रोगों का कारण है। आजकल बहुत सामान्य माने जाने वाले ऐसे प्रमेह यानी डायबिटीज़ के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आयुर्वेद के ग्रंथों में प्रमेह रोग के अंतर्गत मधु प्रमेह का विस्तार से वर्णन देखने को मिलता है। मधु प्रमेह के कारणों, लक्षणों, चिकित्सा आदि का जो विस्तार से वर्णन है, अगर उसे आधुनिक रिसर्च के साथ तुलना की जाए तो आर्ष दृष्ट ऋषि मुनियों के प्रति सम्मान उत्पन्न हुए बिना नहीं रहता। संभव है कि उनकी निदान और चिकित्सा पद्धति में कहीं फर्क हो, परंतु आज हम मधु प्रमेह यानी डायबिटीज के बारे में आधुनिक मत और आयुर्वेद मत पर विस्तार से बात करेंगे। अब देखें, डायबिटीज आधुनिक विज्ञान के नजरिए से हम जो भोजन लेते हैं उसका पाचन होता है और पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैटी एसिड, विटामिन्स, मिनरल्स, खनिज तत्व आदि उससे बनते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर की बनावट बनी रहती है और शरीर कार्यरत रहता है। शरीर को आवश्यक ज्यादातर ग्लूकोज शरीर कार्बोदित पदार्थ यानी कार्बोहाइड्रेट से बनाता है। ये ग्लूकोज शरीर के हर सेल्स को काम करने के लिए ऊर्जा देता है और ये ग्लूकोज लगातार रक्त द्वारा शरीर की हर सेल्स तक पहुंचता रहता है। इसलिए खून में ग्लूकोज का लेवल सही रहेगा, तभी शरीर के हर सेल, मांसपेशियां और अंग ठीक से काम कर पाएंगे। खून में इस लेवल को बनाए रखने का काम स्वादुपिंड यानी पैनक्रियास नाम की ग्रंथि करती है। स्वादुपिंड में दो तरह के सेल्स होते हैं। अल्फा सेल्स ग्लूकागॉन का स्राव करते हैं और बीटा सेल्स इंसुलिन का स्राव करते हैं। ग्लूकागॉन और इंसुलिन की संयुक्त क्रिया से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बना रहता है। सामान्य रूप से खाली पेट खून में ग्लूकोज की मात्रा 80 से 120 मिलीग्राम जितनी और खाने के 2 घंटे बाद यही मात्रा 110 से 140 मिलीग्राम जितनी होनी चाहिए। इस मात्रा में अगर बढ़ोतरी होती है तो उसे हम डायबिटीज के रूप में पहचानते हैं। डायबिटीज से कई दूसरे रोग भी पैदा हो सकते हैं। मॉडर्न साइंस के अनुसार डायबिटीज के 2 प्रकार हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 इसका नाम है IDDM यानी इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। इस प्रकार का डायबिटीज ज़्यादातर बच्चों में जन्म से होता है या जेनेटिक रीजन से भी होता है और अधिकतर 40 वर्ष से कम उम्र के लोगों में देखा जाता है, जिसमें इंसुलिन बनाने वाली बीटा सेल्स होती ही नहीं है या पूरी तरह नष्ट हो चुकी होती हैं। टाइप 2 इसका नाम है NIDDM यानी नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस की जो ज़्यादातर 40 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में होता है और इसमें शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। बीटा सेल्स की कार्यक्षमता कम हो जाती है, जिससे खून में इंसुलिन की कमी हो जाती है। मित्रों, इतनी जानकारी लेने के बाद अब देखते हैं डायबिटीज से शरीर पर होने वाले तुरंत और लंबे समय के प्रभाव। अगर डायबिटीज अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ जाए यानी कि 500 से ऊपर हो जाए तो इसका दिमाग पर खतरनाक असर पड़ता है, जिससे तुरंत उल्टी होने लगती है और खून में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे हम एसिडोसिस कहते हैं। अगर ये स्थिति बनी रहे तो दिमाग सहित शरीर के ज़रूरी अंगों को गंभीर नुकसान हो सकता है। अगर डायबिटीज़ सालों तक बनी रहे और उसका इलाज ना कराया जाए तो इससे धीरे धीरे किडनी, आँखों के पर्दे और नसों को कायमी नुकसान होने लगता है, जो समय के साथ उस अंग को पूरी तरह काम न करने लायक बना देता है। यानी अगर सही समय पर इलाज न हो तो इससे मरीज की किडनी भी फेल हो सकती है। डायबिटीज़ की वजह से कई बार आँखों के पर्दे खराब होने से अंधापन आ सकता है। डायबिटीज़ के मरीजों को मोतियाबिंद भी जल्दी हो सकता है। अगर डायबिटीज़ को अनदेखा किया जाए तो नपुंसकता हो सकती है।
नसें कमज़ोर पड़ने से दिमाग और नसों से जुड़े रोग होने की संभावना रहती है। डायबिटीज़ की वजह से शरीर के किसी भी हिस्से में चोट लगे तो घाव जल्दी ठीक नहीं होता, इसलिए वह अंग सड़ने लगता है और कभी कभी हाथ या पैर काटने तक की नौबत आ जाती है। दर्शक मित्रों, हमारे देश में हर साल लाखों लोगों की किडनी फेल होती है, कई लोगों को पैर कटवाने पड़ते हैं और कई लोगों को अंधापन हो जाता है, जिसका मुख्य कारण डायबिटीज है। इस तरह डायबिटीज एक साइलेंट किलर है। साइलेंट किलर यानी छुपा हुआ दुश्मन। जिस व्यक्ति को डायबिटीज होती है उसे तुरंत कोई परेशानी नजर नहीं आती, लेकिन लंबे समय में यह शरीर के दूसरे अंगों को नुकसान पहुंचाती है और इंसान के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। इस तरह डायबिटीज धीरे धीरे घर घर में दिखाई देगी और आगे चलकर पूरे देश को अपनी चपेट में ले सकती है। इसीलिए इस बारे में गंभीरता से सोचने की जरूरत है। मित्रों, तो चलिए जानते हैं कि डायबिटीज़ के तेज़ी से बढ़ने के पीछे कौन से कारण जिम्मेदार हैं जो हमारी जीवन शैली का हिस्सा बन चुके हैं। सबसे पहला कारण है रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाएं। करीब 50-60 साल पहले भारत में पूरी तरह प्राकृतिक तरीके से खेती होती थी, इसीलिए जो अनाज, सब्जियां और फल हम खाते थे वे पूरी तरह शुद्ध होते थे। इसी वजह से समाज में डायबिटीज़ बहुत कम थी। आज ज़्यादातर खेतों में रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाओं का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसी वजह से हम वही अनाज, सब्जियां और फल खाते हैं, जिससे समाज में डायबिटीज़, बीपी और कैंसर जैसे जानलेवा रोग बढ़ते जा रहे हैं। अब देखते हैं हमारे रोज़ के खाने में लिए जाने वाले दूध और घी का असर। देश भर के कई लोगों के जीवन से यह निष्कर्ष निकाला गया है कि जो लोग परंपरा से और पीढ़ियों से गाय का दूध और घी इस्तेमाल करते हैं, उनकी पीढ़ियों में डायबिटीज़ होने की संभावना बहुत कम रहती है। जबकि आज के समय में जो लोग भैंस का दूध घी या जर्सी और शंकर गाय के दूध घी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनके परिवारों में डायबिटीज़ ज़्यादा देखने को मिलती है। न्यूजीलैंड में हुए साइंटिफिक स्टडी के अनुसार शंकर गाय के दूध में उस जानवर की अपनी जीन में बदलाव की वजह से एक खराब तरह की चेन वाला प्रोटीन बनता है कि जो डायबिटीज़ पैदा करने का कारण बन सकता है। अब देखते हैं बाजारू रंग रसायन। बाजार में मिलने वाले तैयार डिब्बे या प्लास्टिक पैक में बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स और स्वाद खुशबू के केमिकल डाले जाते हैं कि जिससे पैनक्रियास में मौजूद बीटा सेल्स कमज़ोर पड़ जाते हैं और डायबिटीज़ होने की संभावना बढ़ जाती है। अब देखते हैं सफ़ेद चीनी। ऐसी चीनी में सिर्फ शुगर होती है, साथ में दूसरे कोई खनिज तत्व नहीं होते, इसलिए यह खून में जाते ही तुरंत शुगर का लेवल बढ़ा देती है। इसे कंट्रोल में रखने के लिए शरीर को ज़्यादा इंसुलिन बनाना पड़ता है, जिससे लंबे समय में इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाएं कमज़ोर हो जाती हैं और डायबिटीज़ होने की संभावना बढ़ जाती है। अब देखते हैं अयोग्य जीवन पद्धति। रात को देर तक जागना, सुबह देर से उठना और दिन में भी सोते रहना, इन वजहों से शरीर के सारे सिस्टम गड़बड़ा जाते हैं, यानी कि बायोलॉजिकल क्लॉक बिगड़ जाती है, जिसके कारण शरीर के अंग कमजोर पड़ते हैं, पैंक्रियास पर ज्यादा दबाव पड़ता है और डायबिटीज होने की संभावना बढ़ जाती है। और जिनकी जिंदगी में बिल्कुल कसरत का अभाव होता है, ऐसे बैठे बैठे जीवन में खून में मौजूद शुगर पर्याप्त मात्रा में नहीं जलती, जिसके कारण खून में शुगर का स्तर बढ़ने की संभावना रहती है। जो लोग लगातार तनाव में रहते हैं, उनके शरीर में कुछ तरह के केमिकल निकलते हैं, जिसके कारण हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। ये केमिकल शरीर में इंसुलिन की असर कम कर देते हैं, जिसके कारण डायबिटीज होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा शराब, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट आदि का बार बार उपयोग करने वाले नशेड़ी लोगों में नशा न करने वालों की तुलना में डायबिटीज होने की संभावना ज्यादा रहती है। अब देखते हैं एल्यूमिनियम के बर्तनों के बारे में। कई लोग अपना रोज का खाना बनाने के लिए एल्यूमिनियम के बर्तन, प्रेशर कुकर आदि इस्तेमाल करते हैं। ऐसे भोजन में एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनने की मात्रा बढ़ जाती है, जो भोजन के जरिए हमारे शरीर में जाता है और उसकी जहरीली असर के कारण पैंक्रियास के बीटा सेल्स कमजोर पड़ जाते हैं
और इंसुलिन का उत्पादन सही मात्रा में नहीं कर पाते, जिससे डायबिटीज़ होने की संभावना बढ़ जाती है। इस प्रकार हमने डायबिटीज़ होने के कारण तो विस्तार से देख लिए, लेकिन उसके अनुसार हमारी लाइफस्टाइल में कहाँ और कितनी हद तक बदलाव करने की ज़रूरत है, इसके बारे में अब सोचते हैं। रासायनिक खाद या पेस्टिसाइड से उगाए गए भोजन को न खाकर उसके बजाय ऑर्गेनिक फार्मिंग या काउ बेस्ड फार्मिंग से उगाया गया ऐसा भोजन जिसमें घातक रसायन न हो और जो प्राकृतिक पोषक तत्वों से भरपूर हो, वही भोजन करना फायदेमंद है। देसी गाय का घी, दूध और दूध से बनी चीजें ही इस्तेमाल करें। जर्सी गाय और भैंस का दूध, घी आदि इस्तेमाल न करें, क्योंकि ये हानिकारक होते हैं, इसलिए बच्चों को भी न दें। पैकेज फूड के केमिकल और प्रिजर्वेटिव से बचने के लिए घर में बना गरम, ताज़ा और पौष्टिक खाना ही लेना चाहिए। सफ़ेद चीनी की जगह देसी गुड़ और मिश्री का उपयोग करना चाहिए। साथ ही स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, जैसे रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना और दिन में बिल्कुल न सोना। सुबह जल्दी या शाम को खुली हवा में आधे से पौना घंटा फास्ट वॉकिंग या कसरत करनी चाहिए। मानसिक तनाव कम करने के लिए ध्यान, योग, प्राणायाम आदि जरूर करें। बीड़ी, तंबाकू जैसे नशों से जितना हो सके दूर रहना चाहिए। एल्यूमिनियम के बर्तनों में कभी खाना न बनाएं। उसकी जगह स्टील, पीतल, तांबा आदि का उपयोग करें और मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाना तो सबसे उत्तम है। दर्शक मित्रों, अब देखते हैं कि आयुर्वेद डायबिटीज के बारे में क्या कहता है। हालांकि पिछले 50-60 वर्षों में यह रोग दुनिया में फैल गया है, लेकिन हजारों साल पहले ऋषि मुनियों ने इसकी विस्तार से जांच की थी और इसके लक्षण, कारण, उपचार आदि का सही वर्णन किया है। आयुर्वेद में डायबिटीज को प्रमेह कहा जाता है। प्रमेह का लक्षण है प्रभुताविल मूत्रता। प्रभुत यानी बार बार और आविल यानी मटमैला। जिस व्यक्ति को बार बार मटमैला पेशाब होता है उसे डायबिटीज हुआ मानना चाहिए। आयुर्वेद में प्रमेह के 20 प्रकार बताए गए हैं, जिनमें कफज प्रमेह के 10 प्रकार हैं, पित्तज प्रमेह 6 प्रकार के हैं और वातज प्रमेह 4 प्रकार के हैं। कफज प्रमेह आसानी से ठीक हो सकता है। पित्तज प्रमेह को ठीक करना थोड़ा कठिन है और वातज प्रमेह को असाध्य कहा गया है। अब देखते हैं आयुर्वेद द्वारा वर्णित प्रमेह के पूर्व रूप। मित्रों, जब बारात निकलती है तब आगे बैंड बाजे को देखकर ही हमें पता चल जाता है कि पीछे बारात आ रही है। उसी तरह किसी भी रोग के पूर्व रूपों से भविष्य में कौन सा रोग होने वाला है यह पता चल जाता है। तो प्रमेह के पूर्व रूप कुछ इस प्रकार हैं। व्यक्ति का मुंह चिपचिपा रहता है, मुंह मीठा लगता है, हाथ पैर सुन्न हो जाता है तथा जलन होती है, मुंह में सूखापन होता है, ज्यादा प्यास लगती है, शरीर में आलस महसूस होता है, शरीर में मल की वृद्धि होती है, सुस्ती तथा नींद अधिक आती है, शरीर भारी लगता है, नाखून और बाल बहुत बढ़ते हैं, शरीर चिपचिपा लगता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, बाल उलझे हुए हो जाते हैं और रोगी को कमजोरी महसूस होती है तथा स्फूर्ति कम लगती है। मित्रों, इन पूर्व रूपों में से अगर कोई 1, 2 या उससे ज्यादा आपको दिखाई दे तो समझ लेना कि निकट भविष्य में आपको डायबिटीज होने की संभावना है। मित्रों, आज के समय में डायबिटीज या प्रमेह हुआ है या नहीं, ये जानने के लिए लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस कराना जरूरी होता है। लेकिन हजारों साल पहले जब लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस की व्यवस्था नहीं थी, तब ऋषि मुनियों ने बता दिया था कि किन किन लक्षणों से यह जाना जा सकता है कि व्यक्ति को प्रमेह हुआ है या नहीं। तो चलिए ऐसे लक्षणों की जानकारी लेते हैं। रोगी की पेशाब की क्रिया और मात्रा बढ़ जाती है। पेशाब करने की जगह पर चींटियां और कीड़े घूमते हुए दिखाई देते हैं। रोगी को ज्यादा प्यास लगती है। रोगी की भूख भी बढ़ जाती है। ज्यादा खाना खाने के बावजूद रोगी का वजन बढ़ता नहीं है बल्कि घटता है। रोगी थकान महसूस करता है, थोड़ा सा काम करने पर ही थक जाता है। शरीर पर फोड़े फुंसी हो, कहीं चोट लग जाए या खून निकल आए तो घाव जल्दी ठीक नहीं होता और चाहे कितना भी छोटा घाव हो उसके पक जाने की संभावना रहती है। व्यक्ति के पैरों में दर्द होता है, शरीर दुखता है और अंग सुन्न हो जाते हैं। व्यक्ति की यौन इच्छा कम हो जाती है और यौन शक्ति भी घट जाती है। शरीर में खुजली होती है
और खासकर गुप्तांगों में ज़्यादा खुजली होती है। रोगी की आंखों की रोशनी कम हो जाती है और देखने की शक्ति कम हो जाती है। मित्रों, इतने सारे पूर्व रूप और इतने सारे लक्षण देखकर आप घबरा जाएंगे कि इनमें से हमें कैसे पता चले कि हमें डायबिटीज हुआ है। तो इन सबको हम 4 मुख्य लक्षणों में बांट सकते हैं जिनसे डायबिटीज होने का अनुमान लगाया जा सकता है, जैसे कि अत्यधिक भूख लगना, अत्यधिक प्यास लगना, बहुत ज़्यादा कमजोरी लगना और अत्यधिक पेशाब होना। मित्रों, अब देखते हैं डायबिटीज दूर करने के उपाय। यदि किसी व्यक्ति को डायबिटीज से बाहर आना हो तो उसे खुद ही जागरूक होकर डायबिटीज के मूल कारणों को दूर करके अपनी जीवन शैली बदलना बहुत ज़रूरी है। और अगर इलाज करना हो तो आयुर्वेद की चिकित्सा मूल से इलाज करने वाली है, जिसके द्वारा असंतुलित हुए दोषों को संतुलित किया जा सकता है और शरीर को अंदर से सक्षम बनाया जा सकता है। अब देखते हैं डायबिटीज को ठीक करने का अचूक हथियार, कड़वा रस। हम जानते हैं कि डायबिटीज में खून में मधुर रस की मात्रा बढ़ जाती है, यानी कि इसके विपरीत कड़वे रस का अगर ज़्यादा सेवन किया जाए तो मधुर रस के असर को कम किया जा सकता है। डायबिटीज के इलाज में कड़वा रस उपयोगी, अनुकूल, प्रभावी और कारगर सिद्ध होता है। तो आइए ऐसी कुछ कड़वी वनस्पतियों के बारे में देखें। करियातू। करियातू बहुत कड़वा होता है। उससे बनने वाला सुदर्शन चूर्ण बहुत प्रसिद्ध है। नीम के पेड़ पर उगी गिलोय सर्वोत्तम मानी जाती है। हरी या सूखी गिलोय के टुकड़े करके उसे हल्का कूटकर रात में पानी में भिगो दें और सुबह उसे अच्छी तरह मसलकर छानकर पी लेना चाहिए। मामेजवा। मामेजवा भी डायबिटीज के इलाज में उपयोगी एक उत्तम औषधि है। मेथी। मेथी के गुणगान आयुर्वेद ने बहुत गाए हैं। पूरी मेथी को रात को सोते समय पानी में भिगो दें, सुबह मसलकर वह पानी पी लें और मेथी चबा लें। जिन्हें गैस या मोटापे की समस्या हो वे मेथी के दाने भूनकर कूटकर पानी के साथ लें। करेला। करेला बहुत जानी पहचानी सब्जी है। बरसात के मौसम में इसकी सब्जी रोज एक बार या हफ्ते में 3 से 4 दिन बार बार लेनी चाहिए। कंटोला। कंटोला भी एक सब्जी ही है। डायबिटीज के रोगियों को कंटोला खाने में खुलकर उपयोग करना चाहिए। नीम। नीम परम पथ्य है। इसके पत्तों का रस, छाल का काढ़ा आदि उपयोग में लिया जा सकता है। जामुन। जामुन के बीज डायबिटीज के उपचार में बहुत उपयोगी सिद्ध हुए हैं। उसका चूर्ण 1-1 चम्मच सुबह शाम पानी के साथ लिया जा सकता है। बेल। बेल के पत्तों का रस डायबिटीज में बहुत लाभदायक सिद्ध हुआ है। आंवला। आंवला त्रिदोष शामक है और डायबिटीज में अद्भुत परिणाम देता है। और आंवले का चूर्ण और हल्दी मिलाकर सुबह शाम 1-1 चम्मच लेने से बहुत आसानी से उल्लेखनीय शुगर लेवल घटाया जा सकता है। डायबिटीज में असरकारक कड़वी औषधियों के बारे में हमने जानकारी ली। वास्तव में आयुर्वेद में सभी दवाओं को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक है काष्ठौषधि और दूसरी है रसौषधि। नीम, गिलोय, तुलसी आदि का समावेश काष्ठौषधि में होता है और किसी भी प्रकार की धातुओं से बनी दवाओं का समावेश रसौषधि में होता है। जब काष्ठ औषधि से डायबिटीज को काबू में नहीं लिया जा सकता तो निश्चित ही रसौषधि बहुत उत्तम परिणाम देती है, लेकिन इन रसौषधियों को वैद्यकीय निगरानी में कुछ समय तक ही लेना चाहिए। खुद से लेना लाभदायक नहीं है। दर्शक मित्रों, अब तक हमने डायबिटीज के प्रकार, कारण, उपाय, जीवन शैली में करने योग्य बदलाव और औषधियों के बारे में विस्तृत जानकारी ली। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा जिसके बिना डायबिटीज की बात अधूरी रह जाएगी और वह है डायबिटीज में उपयोगी सर्वोत्तम अनाज जौ। डायबिटीज के रोगियों के लिए जौ परम पथ्य अनाज है। गेहूं की जगह ज्वार या बाजरा
और चावल की जगह कोदरी इस्तेमाल करने से डायबिटीज़, बीपी, कोलेस्ट्रॉल आदि में थोड़ा बहुत बदलाव ज़रूर देखा जा सकता है। लेकिन अगर इन सब की जगह जौ इस्तेमाल किया जाए तो डायबिटीज़, बीपी, कोलेस्ट्रॉल आदि सभी रोगों में काफ़ी ज़्यादा बदलाव ज़रूर देखा जा सकता है। मित्रों, चरक संहिता में आचार्य चरक ने डायबिटीज़ के उपचार में बताया है कि जौ गाय को खिलाया जाए और उसके गोबर से निकले उससे बनी चीज़ डायबिटीज़ के रोगी को दी जाए तो कितना भी गंभीर डायबिटीज़ क्यों ना हो वह ठीक हो सकता है। आज के ज़माने में यह प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन सीधा साधा जौ तो हम खा सकते हैं। डायबिटीज़ के रोगियों को जव की रोटी या भाखरी बनाकर खाना चाहिए। शुरुआत में अगर अनुकूल न लगे तो जौ के साथ ज्वार, बाजरा, मक्का या गेहूं का आटा थोड़ा बहुत मिलाकर शरीर को उसकी आदत डाली जा सकती है। इस तरह जौ डायबिटीज़ की उत्तम औषधि है। मित्रों, इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ।